नमस्कार दोस्तों। आज 5 मार्च है। आज रोजा लग्जमबर्ग का जन्मदिन है और रोजा लग्जमबर्ग को 20वीं शताब्दी के महान चिंतकों में से एक माना जाता है। वे एक मार्क्सिस्ट, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, युद्ध विरोधी कार्यकर्ता और क्रांतिकारी सोशलिस्ट थे। फ्रीडम, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी, इन विषयों पर उनके विचारों ने न सिर्फ समकालीन धारणाओं को प्रभावित किया बल्कि उन्हें झकझोरने का भी काम किया। रोजा के विचारों ने जर्मन सोसाइटी को तो प्रभावित किया ही, बल्कि पूरी दुनिया में चल रहे क्रांतिकारी आंदोलनों को एक नई दिशा प्रदान की। आज 150 साल बाद भी कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उनका पूरा जीवन एक मिसाल की तरह था। वो पोलैंड की एक जूइश यहूदी महिला थी जिन्हें अप्रवासी और पॉलिटिकल रेफ्यूजी बनना पड़ा, और वो विकलांग भी थी, पर उन्होंने कभी भी अपने आप को वंचित या असहाय नहीं समझा। वो अपनी बात को कहने में कभी झिझकती नहीं थी, चाहे सामने कोई भी कितना भी वरिष्ठ या ताकतवर क्यों ना हो। रोजा लग्जमबर्ग का जन्म 1871 में पोलैंड के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पोलैंड उस वक्त रूस का हिस्सा था और रूस में निर्दयी राजा जार का शासन था। यह बड़ा ही कठिन समय था। चारों तरफ नरसंहार और कत्लेआम चल रहा था। समाजवाद की बात करने वालों को सड़क पर ही फांसी पर चढ़ा दिया जा रहा था। रोजा किशोर अवस्था से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगी थी, जिसके कारण उनके पीछे पुलिस पड़ गई थी। इसलिए उन्हें पोलैंड छोड़ना पड़ा और वो जर्मनी आ गई। वहां जर्मनी में वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी एसपीडी में शामिल हो गई। उस वक्त एसपीडी एक मास ऑर्गेनाइजेशन था। जल्द ही उनकी पहचान एक लोकप्रिय वक्ता, एक परिश्रमी संयोजक, शिक्षाविद और एक अग्रणी विचारक के रूप में बन गई। उनकी करिश्माई लीडरशिप के सभी कायल थे। एक विचारक के रूप में रोजा लग्जमबर्ग का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर पर पूंजीवाद का विषय हो या पूंजीवाद का साम्राज्यवाद के साथ संबंध, समाजवाद का राजनीतिक अध्ययन हो या नेशनलिज्म का सवाल। इन मुद्दों पर उनका योगदान अभूतपूर्व है। रोजा के एकेडमिक और क्रांतिकारी कार्यों का विवरण मैं जया जी के लिए छोड़ रहा हूं, जो विस्तार में अपनी बात रखने वाली है। सन 1914 में साम्राज्यवादी ताकतें युद्ध की तैयारियों में जुटी थी। उस वक्त एसपीडी के नेताओं ने भी युद्ध का समर्थन किया। हम सभी इस युद्ध को पहले विश्व युद्ध के रूप में जानते हैं। रोजा युद्ध के खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि इस युद्ध में मेहनतकश मजदूरों को झोंक दिया जाए। उनके अनुसार एसपीडी का यह निर्णय आंदोलनकारियों के साथ धोखा था। उन्होंने एसपीडी छोड़ दिया और युद्ध के दौरान वे और कॉमरेड कार्ल लिबनेख्ट युद्ध के विरोध में और शांति के लिए आंदोलन करते रहे। युद्ध का विरोध करने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया और जेल से निकलने के बाद उन्होंने स्पार्टकस लीग का गठन किया, जो आगे चलकर जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी बना। जेल में रहते हुए रोजा ने लिखा कि बुर्जुआ सोसाइटी आज एक दोराहे पर खड़ी है। यहाँ से एक रास्ता सोशलिज्म, समाजवाद की तरफ जाता है, तो दूसरा बार्बरिज्म, बर्बरता की ओर। सन 1970 की रूसी नवंबर क्रांति के दौरान रोजा ने दी रोटे फाहने, जिसका मतलब होता है रेड फ्लैग या लाल झंडा, के नाम से एक अखबार निकाला। यह अखबार स्पार्टकस आंदोलन का मुखपत्र था और दुनिया भर के सर्वहारा मेहनतकश मजदूरों के लिए एक आह्वान था। कार्ल लिबनेख्ट के साथ मिलकर रोजा ने स्पार्टकस विद्रोह का नेतृत्व किया। तब तक जर्मनी में राजा कैसर का राज खत्म हो चुका था और एसपीडी की सरकार बन चुकी थी। स्पार्टकस विद्रोह को कुचलने के लिए एसपीडी की सरकार ने एक विशेष अर्धसैनिक बल का गठन किया, जिसका नाम फ्राइकॉर्प रखा गया, और इस अर्धसैनिक बल में विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिकों को शामिल किया गया। कई दिनों तक विद्रोह चलता रहा, पर अंत में फ्राइकॉर्प की टुकड़ी ने रोजा लग्जमबर्ग और कार्ल लिबनेख्ट को घेर लिया और उन्हें पकड़ने के बाद उनका टॉर्चर किया गया और 15 जनवरी की शाम को उन दोनों की हत्या कर दी गई। रोजा के सिर में गोली मारकर उनके शरीर को नहर में फेंक दिया गया था। रोजा लग्जमबर्ग और कार्ल लिबनेख्ट की हत्या जर्मनी के इतिहास में सबसे शोकपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। शायद इसलिए क्योंकि उसके बाद सर्वहारा आंदोलन दोबारा कभी ठीक से खड़ा ही नहीं हो पाया। सन 1933 में जब फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बारी आई, तो आंदोलन के पास ताकत ही नहीं बची थी। जिस अर्धसैनिक बल ने रोजा और कार्ल लिबनेख्ट का कत्ल किया था, उसी ने बाद में चलकर नाजी पार्टी गठन किया। रोजा के मौत के बाद भी एसपीडी सरकार अपने ही नागरिकों पर दमन करती रही। यह दमन चक्र तब तक चलता रहा जब तक आंदोलन पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया।
रोजा लग्जमबर्ग का पूरा जीवन सर्वहारा क्रांति को समर्पित था। उनके खिलाफ जो ताकतें थी वही आगे चलकर थर्ड राइश यानी नाजी जर्मनी का आधार बनी। उन्होंने रोजा को तो मार दिया, पर वे रोजा के विचारों को कुचल नहीं पाए। वे आज भी दुनिया भर के संघर्षों को दिशा प्रदान कर रहे हैं। रोजा कहती हैं कि मानवता में मुक्ति के लिए तड़प अंतर्निहित है, जिसे बंदूक की ताकत से दबाया नहीं जा सकता। मारे जाने से ठीक पहले रोजा लक्समबर्ग लिख रही थी, सुनो मूर्खों, तुम्हारा किला रेत के ढेर पर बना है। कल फिर से क्रांति की तलवार चमकेगी और तुम्हारे आतंक को खत्म करके ऐलान करेगी कि क्रांति थी, क्रांति है और क्रांति रहेगी। आज रोजा के 150वें जन्म वर्ष पर हम जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज की ओर से उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। तो रोजा की लाइफ के एक शॉर्ट हिस्ट्री तो विनोद ने आप लोगों को दी है, और मुझे कहा है कि जो रोजा की स्पिरिट और रोजा की मेन एक्टिविटीज और उनकी फिलॉसफी और उनके इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बोलूं। हालांकि इतना आसान नहीं है बोलना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो जैसे विनोद ने कहा है कि फिलोसोफर भी थी, इकोनॉमिस्ट भी थी रोजा लक्समबर्ग, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनकी जो पहचान थी वो थी कि वो एक क्रांतिकारी थी। और जैसे कहा जाता है उनके खून में क्रांति थी, और हर चीज को देखने का नजरिया उनका उस पर्सपेक्टिव से था कि इस सिस्टम को कैसे बदला जाएगा और क्रांति कैसे आएगी। तो पोलैंड और पोलैंड के बाद में उनकी पढ़ाई होने के बाद जब वो बर्लिन गई, जर्मनी में गई 1898 में, तो 1898 से हम शुरुआत करते हैं। वहां पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी की थी, जो कि सबसे बड़ी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, और रोजा ने जाकर के उसको ज्वाइन किया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी क्रांतिकारी पार्टी, वर्कर्स पार्टी, लेफ्ट पार्टी के पहचान थी उसकी, और रोजा ने वहां पे जाकर के ज्वाइन किया। और जैसे ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया जर्मनी में, तो वहां की जो लीडरशिप थी, जिसमें कि एडवर्ड बर्नस्टाइन का नाम बहुत प्रोमिनेंटली आता है। बर्नस्टाइन का एक सोच थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक महत्वपूर्ण मेंबर के नाते कि अभी जो समय है पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म का, और उस कैपिटलिस्ट फ्रेम में जिस भी तरीके से वर्कर्स जुड़े हुए हैं, तो अभी जरूरत है रिफॉर्म्स की। मतलब वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशंस खराब है, उनकी जो पॉवर्टी की सिचुएशन है, उनकी जो लिविंग कंडीशंस खराब है, उन सब के लिए संघर्ष हमें करना है। और रोजा लक्समबर्ग का इसमें मतभेद था उनका ये, और उसी में 1898 में ही उन्होंने जैसे ही ज्वाइन किया, तो उन्होंने पहला अपना जो पर्चा लिखा, जिसका था सोशल रिफॉर्म और रिवोल्यूशन, हेडिंग थी। और उस पर्चे की शुरुआत ही उन्होंने ऐसी की कि ये हेडिंग बहुत ही अजीब है, सोशल रिफॉर्म और सोशलिज्म, क्योंकि जो मेरी समझ है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की, वो समझ ऐसी है कि वर्किंग कंडीशंस यदि अभी लोगों की खराब है, उनकी लिविंग कंडीशंस खराब है, उनके रोज के समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के खिलाफ संघर्ष करना सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का पहला कर्तव्य है। और वो सारे संघर्ष में जुड़ करके, जिसको कि रिफॉर्म्स कहेंगे, कि जो सिस्टम है उसी सिस्टम के अंदर आप संघर्ष करें और संघर्ष करके उनकी रहने की और लिविंग कंडीशंस और वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाएं। लेकिन इस संघर्ष के साथ में जब आप वर्किंग क्लास के साथ जुड़ जाएंगे, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का अल्टीमेट एम ये है कि पॉलिटिकल पावर एक्वायर की जाएगी वर्किंग क्लास के द्वारा। तो अल्टीमेट जो एम है सोशल रिवोल्यूशन का,
कि सिस्टम को बदला जाए, और जो सिस्टम अभी बुर्जुआजी के साथ है या मोनार्की के साथ है, उस सिस्टम को बदल के ऐसी एक सिस्टम लाई जाए जिसमें कि वर्किंग क्लास हेड में रहेगी। तो उस रिवोल्यूशनरी गोल को पाने के लिए ये सारे संघर्ष करना जरूरी है। जो इमीडिएट संघर्ष है वर्किंग क्लास के, और जो उनकी तकलीफों के साथ में हमें जुड़ना है, और उनको इसी सिस्टम के अंदर उन तकलीफों को दूर करने के लिए संघर्षों के साथ जुड़ना है, वो सारे संघर्ष का और सोशल रिवोल्यूशन का एक ऑर्गेनिक लिंक है। और उस लिंक के चलते सोशल रिफॉर्म्स या रिवोल्यूशन, इस तरह का टाइटल ही अपने आप में गलत है, वो तो एक लिंक है। लेकिन बर्नस्टाइन ने सबसे पहले ये बात कही कि अभी सिस्टम, जो भी सिस्टम है, उसके अंदर यदि हम सोशल रिफॉर्म्स के स्ट्रगल करते जाते हैं तो अल्टीमेट एम की तरफ सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसका अभी कोई समय ही नहीं आया है। और अभी जो कुछ करना है वो केवल इन संघर्षों को करना है। इसके खिलाफ रोजा लग्जमबर्ग शुरू दिन से, जैसे ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, उस दिन से उठ के खड़ी हुई कि नहीं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है क्रांति करना। क्रांति करना मतलब वर्किंग क्लास द्वारा पॉलिटिकल पावर पर कब्जा करना, और पॉलिटिकल पावर वर्किंग क्लास के हैंड में आए। इस क्रांति को करने के लिए यदि हमें सारे सोशल रिफॉर्म्स में संघर्षों में जुड़ना है, तो वो मीन्स है हमारे अल्टीमेट एम के लिए। तो सबसे पहला तो उनका जो काम था वो यहाँ से शुरू होता है। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से वे जुड़ी रही, और 1912 में 1898 में उन्होंने ज्वाइन किया, और 1912 में वो बर्लिन की सेंट्रल कमेटी में ट्रेनिंग का काम कर रही थी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सेंट्रल कमेटी में ट्रेनिंग का काम कर रही थी, एजुकेशन का काम कर रही थी। और एजुकेशन का जो काम किया, जिसमें कि वो काफी इन्वॉल्व थी, तो उस काम को करते हुए उन्होंने 1913 में अपना इकोनॉमिक्स का जो थीसिस था, वो एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल के नाम से उनकी किताब जो है, जिसमें कि उनका इकोनॉमिक्स का थीसिस है, वो पब्लिश होके आई। और वो पूरी काफी मोटी सी किताब है। पूरी किताब उन्होंने 4 महीने के अंदर लिख दी थी। और उन्होंने कहा कि मैंने इतना एंजॉय किया, मैं इतना डूब गई थी इस सारे थियोरेटिकल एनालिसिस के अंदर, दैट इट वाज अ बिग, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे जीवन का एक समय रहा है जबकि मैंने इस किताब को लिखा है। इस थियरी, जो एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल की जो उनकी थियरी थी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मार्क्सिस्ट theory of surplus value, appropriation of surplus value, and through that surplus value further accumulation and investment, जो कि उन्होंने दास कैपिटल के अंदर एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के संदर्भ में लिखा है, उसको लेकर के रोजा लग्जमबर्ग ने इंपीरियलिज्म की बात सबसे पहले कही। देखिए, मार्क्स का जो दास कैपिटल का वॉल्यूम 2 है, जिसके अंदर उन्होंने एक्यूमुलेशन की बात की है, मतलब एक्सपैंडेड रिप्रोडक्शन जब होगा, जब एक टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी कि सरप्लस ज्यादा हो जाएगा, और वो सरप्लस एप्रोप्रिएट करके एक्यूमुलेशन होगा, तो वो जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, जिस तरीके से कैपिटलिस्ट वर्कर्स के साथ में एक प्रोडक्शन का काम करेंगे और उसमें से सरप्लस वैल्यू लेंगे, वो सरप्लस वैल्यू अपने आप उसी सोसाइटी में रियलाइज होकर के फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगी और एक्यूमुलेशन उस तरीके से बढ़ता जाएगा। इस थीसिस को और इसके अंदर मार्क्स के थीसिस में भी ये है कि यदि वर्किंग क्लास एम्पावरिश होती जाती है, उनके पास में परचेजिंग पावर नहीं है, तो जो प्रोड्यूस होगा उसको मार्केट मिलने में दिक्कत होगी, और अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस एक क्राइसिस स्टेज में पहुंचेगा। इस बात को लेकर के, और इस बात को, और एक चीज और मार्क्स ने कही थी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है या कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होता है, तो एक कॉन्सेप्ट है प्रिमिटिव
एक्यूमुलेशन का। और प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन का मतलब है कि जो सिस्टम या जो फॉर्मेट है जो कि प्री कैपिटलिस्ट स्टेज में है, उन प्री कैपिटलिस्ट स्टेज की सोसाइटी से इकोनॉमिक्स के थ्रू नहीं, पॉलिटिक्स के थ्रू और फोर्स के थ्रू सरप्लस एक्यूमुलेट किया जाना जरूरी होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ये मतलब जिस तरह से फ्यूडलिज्म से ट्रांसफॉर्मेशन होगा यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ये प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन की बात मार्क्स ने केवल कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस की शुरुआत में की थी, और रोजा लग्जमबर्ग ने ये इंसिस्ट किया कि जो लेस डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, जो अभी कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं हुई हैं, उन सोसाइटी से सरप्लस अप्रोप्रिएट करके ही कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक्यूमुलेशन कंटिन्यू रह सकता है। तो प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी से अप्रोप्रिएट करना सरप्लस, विच इज इंपीरियलिज्म की बात है, और ये केवल शुरुआत की बात नहीं है, थ्रू आउट कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। यदि आप एक्यूमुलेशन की बात करेंगे और सरप्लस रियलाइजेशन की बात करेंगे, तो मार्केट्स आपके सरप्लस रियलाइजेशन के लिए जरूरी है कि वो मार्केट्स प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी से आए। इसलिए प्री कैपिटल पे इतना इलेबोरेट इसलिए बता रही हूँ कि मैं उसको जोड़ना चाह रही हूँ आज जो हो रहा है उसके साथ में। इसलिए प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी के साथ में आपको कमोडिटी एक्सचेंज के रिलेशंस, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी के साथ में कमोडिटी एक्सचेंज के रिलेशंस एस्टैब्लिश करना पड़ेंगे। और फिर उन्होंने एक बात और भी इसमें कही थी कि हर तरह की प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी के साथ कमोडिटी एक्सचेंज रिलेशंस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए यदि कन्वीनियंट नहीं है, तो वो प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी जिनके साथ आप नहीं एस्टैब्लिश कर सकते कमोडिटी एक्सचेंज रिलेशंस, उन्हें आप बाय फोर्स या बाय वायलेंस खत्म करेंगे। और जो जिनके साथ आप कमोडिटी एक्सचेंज रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उनके साथ कमोडिटी एक्सचेंज रिलेशंस एस्टैब्लिश करके उनका सरप्लस कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन का एक जरूरी हिस्सा बनेगा। ये थ्रू आउट कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन प्रोसेस के अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। मतलब अप्रोप्रिएटिंग सरप्लस फ्रॉम द पेरिफेरी फ्रॉम प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी which is establishing commodity exchange relations with them। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज दिल्ली के पूरे बॉर्डर्स में जो किसान लोग बैठे हुए हैं, और वो सारे के सारे किसान लोग जब ये कह रहे हैं कि हमें ये 3 लॉज को रिपील करना है, तो वो किसान लीडर्स को ये पता है कि हम केवल मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। यदि ये 3 लॉज एस्टैब्लिश होंगे तो वर्ल्ड का एग्री बिजनेस जो है वो कमोडिटी एक्सचेंज रिलेशंस करेगा इंडियन एग्रीकल्चर के साथ, और हमारा सरप्लस अप्रोप्रिएट करके या तो हमें खत्म कर देंगे, हमारी जमीनें छिन जाएंगी, हमारी किसानी छिन जाएगी। तो ये बात जो आज के किसान कह रहे हैं, ये रोजा लग्जमबर्ग के थीसिस में एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल में 1913 में कही गई थी। और ये जब से न्यूलिबरलिज्म का एरा शुरू हुआ है, तब से कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के भीतर जो सरप्लस वैल्यू जनरेट होती है और उसका जो एक्यूमुलेशन होता है, उसकी बजाय प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी से डायरेक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस बाय either establishing commodity exchange relations with them or by destroying those societies completely। ये प्रोसेस को हम बहुत बड़े पैमाने में दुनिया के हर हिस्से में देख रहे हैं। और इसलिए आज रोजा लग्जमबर्ग के इस थीसिस की बात कि प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी से सरप्लस अप्रोप्रिएट करके ही कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक्यूमुलेशन हो सकता है, बार बार दोहराई जा रही है, और सबके जहन में ये थीसिस जो है एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल का, जो उन्होंने 1913 में लिखा था, वो आज के दिन बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। इसी संदर्भ में क्योंकि अभी 8 मार्च आ रहा है, 5 मार्च कल है, आज 5 मार्च है और कल 2 दिन बाद 8 मार्च आएगा, तो विमेन्स क्वेश्चन पे भी उन्होंने कुछ इस तरह का
लिखा था, जो कि मैं आपके विमेंस क्वेश्चन पे क्लारा ज़ेटकिन के साथ उनकी बहुत दोस्ती थी, जो कि जर्मनी में विमेन को ऑर्गेनाइज किया था। और विमेन क्वेश्चन पे उन्होंने ये बात बहुत फोर्सफुली कही थी कि बूर्जुआ विमेन का स्ट्रगल और वर्किंग क्लास विमेन का स्ट्रगल अलग अलग है। और वर्किंग क्लास विमेन का जो स्ट्रगल है और विमेन्स इमेंसिपेशन की जो बात है, वो वर्किंग क्लास स्ट्रगल के साथ में बहुत ही अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। और विमेन के इमेंसिपेशन के लिए ये जरूरी है कि वर्किंग क्लास विमेन वर्किंग क्लास के स्ट्रगल के साथ में जुड़ के जाए। और 2014 में 8 मार्च के संदर्भ में जो बात रोजा लग्जमबर्ग ने लिखी थी, वो मैं इसलिए भी कहना चाहती हूँ कि आज के जो किसान हमारे दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हुए हैं, उनमें विमेन का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से रोजा लग्जमबर्ग ने कहा था कि ये जो 8 मार्च है, जो कि वर्किंग क्लास विमेन का दिन है, वो इनॉग्रेट कर रहा है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कि हमारा जो सर्वहारा वर्ग है, वहाँ की स्त्रियां, वहाँ की महिलाएं ग्रुप बना करके जा रही हैं फ्रंट लाइन में और बीज बोएंगी सोशलिज्म के, ताकि सोशलिज्म के बीज बो करके नई 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 जगह में सोशलिज्म की आइडिया पनपेगी और बड़ी होगी। और जो पॉलिटिकल इक्वालिटी, विमेन की पॉलिटिकल इक्वालिटी का कॉल वो दे रही हैं, उसके साथ साथ वो वर्किंग क्लास के पूरे स्ट्रगल के साथ में जुड़ी हुई है। तो वर्किंग क्लास की विमेन और वर्किंग क्लास की विमेन का वर्किंग क्लास के साथ स्ट्रगल अभिन्न रूप से वर्किंग क्लास की विमेन की या विमेन की पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ में जुड़ा हुआ है। तीसरी बात, जो आखिर की बात है, वो ये है कि क्रांति की बात रोजा लक्समबर्ग के दिमाग में और उनके हर कहने में हर जगह पे जुड़ी हुई थी। और इसका जब इस क्रांति और वर्कर्स पॉलिटिकल पावर वर्ल्ड पीस के साथ जुड़ी हुई है। और ये वर्ल्ड वॉर के दिन थे, और वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पहले ही जो सेकेंड इंटरनेशनल था, सेकेंड इंटरनेशनल में लेनिन और रोजा लक्समबर्ग ने बार बार ये बात कही कि यदि वॉर होगी तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज उस वॉर को अपोज करेंगी। वॉर में हिस्सा लेने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज कभी भी तैयार नहीं होंगी। और वो ये कहेंगी, जो लेनिन की बात कही जाती है बार बार, कि लेनिन ने कहा कि जर्मनी के वर्कर्स क्यों फ्रांस के वर्कर्स की तरफ गन लेकर के बैठेंगे, ये गन को आप भीतर की तरफ मोड़ दीजिए, और जो वर्किंग क्लास एक दूसरे के साथ में लड़ रही है, उसके बजाय ये मौका है जबकि वर्किंग क्लास अपनी गन्स को भीतर मोड़ के सिविल वॉर करे और बुर्जुआजी को हटा करके रिवोल्यूशनरी एक्शन के साथ पॉलिटिकल पावर एक्वायर करे। और ये बात रोजा लक्समबर्ग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। बार बार उन्होंने ये कहा कि जब भी वॉर होगी तो जर्मनी के वर्कर्स फ्रांस के वर्कर्स के साथ में नहीं लड़ेंगे, जर्मनी के वर्कर्स जो है वो जर्मनी में रिवोल्यूशन करेंगे। और 1914 में जब वॉर शुरू हुई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने उसको अपोज नहीं किया, और बल्कि पार्लियामेंट में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स थे, उन सारों ने वॉर के लिए सहमति दी। बल्कि वो जब छप के आया तो मैंने ऐसे पढ़ा कहीं पे कि जब छप के आया और लेनिन के पास पहुंचा तो लेनिन ने सोचा कि ये सच हो ही नहीं सकता कि ऐसा किया जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने, ये शायद फॉल्स न्यूज है। लेकिन वो जब हुआ तो उसके बाद में रोजा लक्समबर्ग जो थी वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ के अलग हो गई। और उनके साथ में पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में कार्ल लाइबनिट्ज थे, और कार्ल लाइबनिट्ज भी बहुत ही ज्यादा इस चीज के खिलाफ थे कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वॉर के लिए हाँ करे, और इसलिए वो भी छोड़ के अलग हुए। और 1916 में रोजा लक्समबर्ग और कार्ल लाइबनिट्ज और कुछ लोगों ने मिलकर स्पार्टकस लीग फॉर्म किया,
और स्पार्टकस लीग जो था वो जो स्लेव स्पार्टकस था जिसने कि स्लेवरी के खिलाफ विद्रोह किया, उसकी याद में स्पार्टकस लीग का ये था कि जो थीसिस बार बार कहा जाता था कि हाँ सोल्जर्स और वर्कर्स वॉर में हिस्सा नहीं लेकर के रिवॉल्यूशन करेंगे, जर्मन रिवॉल्यूशन करेंगे और मोनार्की और बुर्जुआजी को हटा करके वर्कर्स पावर लाएंगे, इस ऑब्जेक्टिव के साथ में। अब स्पार्टकस लीग अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, एक संगठन के जो फॉर्मेलिटी होना चाहिए वो नहीं थी, कम लोग थे। लेकिन 1916 के बाद में इन लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से वॉर के विरुद्ध कैंपेन करना शुरू किया और इसमें रोजा लग्जमबर्ग को जेल में डाला गया। और जेल में जब गई थी तो उन्होंने एक पैम्फलेट, जूनियर्स पैम्फलेट के नाम से जो लिखा था, देखिए बहुत ही फेमस है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था बार्बरिज्म और सोशलिज्म। तो जो वॉर हो रही है प्रेजेंट सिस्टम के अंदर, उस वॉर को रोकने का, उस बार्बरिज्म को रोकने का एक ही ऑल्टरनेटिव है कि आप सोशलिज्म की तरफ जाएं। अब मोनार्की खत्म हुई जर्मनी में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी अपने आप में पावर में आ गई। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे जो कि वॉर के खिलाफ थे, और दूसरी तरफ वर्किंग क्लास अपने आप में, जो सोल्जर्स थे वो भी, उनको भी वॉर में तकलीफ थी, जो मिलिट्री में थे और एक्चुअली वॉर फेस कर रहे थे, तो वहां पे तो विद्रोह हो ही रहा था। और बाकी जो वर्किंग और लिविंग कंडीशंस जर्मनी में खराब हुई, तो पूरी मास मूवमेंट एक वॉर के खिलाफ खड़ी हो रही थी। और इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में आई थिंक नवंबर 1918 में स्प्लिट हुआ, और ये स्प्लिट होकर के एक इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी। और स्पार्टकस लीग ने इस इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन किया। और बहुत ही आयरॉनिकल था क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक, एक्चुअली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने कुछ लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया, फेंक दिया, और इन लोगों ने फिर इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। और ये जो पार्टी बनाई, इसके अंदर जिन लोगों के साथ में रोजा के शुरू में मतभेद थे, कार्ल कॉट्स्की जिनके साथ 1910 से वो लड़ रही थी, बर्नस्टाइन जिनके साथ लड़ रही थी, ये सारे लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में थे, जिसके साथ में कि स्पार्टकस लीग ने ज्वाइन किया। तो कुल मिलाकर के जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये सोवियत रशिया की बोल्शेविक पार्टी के समान टाइट ऑर्गेनाइजेशन, एक फिलोसफी, एक आइडियोलॉजी वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इसमें पैसिफिस्ट भी थे और इसके अंदर रोजा लग्जमबर्ग जैसे रिवोल्यूशनरी भी थे। तो कुल मिलाकर के जो लीडरशिप लोगों को मिली, बिकॉज लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त ये फीलिंग थी कि वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना और वॉर को छोड़ना है। और वर्कर्स काउंसिल बने और सोल्जर्स काउंसिल्स बने उसी समय में, जैसे कि सोवियट्स बने थे। और ये वर्कर्स काउंसिल्स और सोवियत काउंसिल्स तैयार थे कि वो पावर, वॉर खत्म हो, ये सिस्टम खत्म हो और पावर वर्किंग क्लास के पास जाए। तो जर्मनी में रिवोल्यूशनरी फर्वर 1918 में बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन लीडरशिप की कमी थी, ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी, उस तरह का काम नहीं हुआ था। और उसके बाद में फिर 1919 1 जनवरी में 1919 को रोजा लग्जमबर्ग फिर से अलग हो गई इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से, और कम्युनिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन की गई। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, इसमें ये भी बहुत यूथ रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी थी। ऐसे कहते हैं कि करीब 75% लोग जो थे वो अंडर 35 थे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, और ओवर 50 या 50 इयर्स का केवल एक आदमी था। खुद रोजा लग्जमबर्ग 47 की एज में मर्डर कर दी गई। तो यूथ की पार्टी थी, एक्सपीरियंस नहीं था, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट बहुत था, फर्वर बहुत था और एम्बिशन बहुत थी, और सोचते थे कि जैसे सोवियत यूनियन में पार्टी, बोल्शेविक पार्टी ने पावर एक्वायर की वर्किंग क्लास के लिए, वैसे हम भी कर सकते हैं। लेकिन जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी के पास में एक्सपीरियंस नहीं था
उतना लंबा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था और लीडरशिप नहीं थी। इस स्थिति में जब वर्कर्स स्ट्रीट्स पे थे, सोल्जर्स ने वॉर पे जाने से इनकार कर दिया और वर्कर्स और सोल्जर्स काउंसिल्स बनी हुई थी और रोजा लग्जमबर्ग का ये कहना था कि वर्कर्स और सोवियत काउंसिल्स शुड टेक पावर। ये उनकी एम्बिशन थी और वो सोची कि अभी तो कम्युनिस्ट पार्टी शुरू हुई है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे एक्सपीरियंस भी बढ़ेंगे एंड वी विल मैच्योर। एंड जर्मन रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था 1918 में, 1918-1919 में। लेकिन 1 जनवरी 1919 में ये कम्युनिस्ट पार्टी बनी और आई थिंक 10 जनवरी को एसपीडी ने एक बहुत ही चाल चली जिसकी वजह से कि उन्होंने इंस्टिगेट किया कि वर्कर्स और सोल्जर्स स्ट्रीट पे आ जाए। तो एक जो इनका पुलिस डायरेक्टर था बर्लिन का, उसको इन्होंने हटा दिया और ये जो पुलिस का डायरेक्टर था ये इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर था और लोग सोचते थे कि ये इनका आदमी है। तो इनको जब उसको इन्होंने जब हटाया प्रोवोक करने के लिए, तो लोग बाग प्रोवोक हुए और बड़ी मात्रा में ये सड़क पे आए वर्कर्स और कई मतलब वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुए। और जब बड़ी मात्रा में सड़क पे आए, हालांकि ये रोजा इसके फेवर में नहीं थी कि इस समय वर्कर्स आ जाए एकदम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के लिए, लेकिन वो आए तो वो उनके साथ थी। और जब बड़ी मात्रा में वो आए तो फिर एसपीडी के पास में जो पुराने सोल्जर्स थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से में लड़के एक्सपीरियंस्ड और ब्रूटल सोल्जर्स थे, फ्राई कॉर्प्स जो थे, उनको उन्होंने डेलीगेट किया कि इनको सप्रेस किया जाए। तो बहुत बड़ी तरीके से ये वर्कर्स का सप्रेशन हुआ और उसके साथ साथ रोजा जिस दिन ये सप्रेशन हुआ उसके बाद में इनका एक जर्नल जो था रेड फ्लैग के नाम से, उस रेड फ्लैग में इस सप्रेशन के बारे में और वर्कर्स की मूवमेंट के बारे में और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में रोजा ने अपना लास्ट राइटअप था उनका, जो कि विनीत ने उसका ट्रांसलेशन किया है और वो आपको बताएंगे। उसके दूसरे दिन ही उनको अरेस्ट कर लिया गया और बहुत ही ब्रूटल तरीके से रोजा का और कार्ल लाइब्निट्ज का मर्डर फ्राइकॉर्प्स ने किया। और जैसे कि मैंने बताया कि लीडरशिप ठीक से डेवलप नहीं हो पाई थी, तो जर्मन रिवॉल्यूशन सक्सीड नहीं हो पाया। और यदि ऐसा होता कि लीडरशिप रहती और यदि ऐसा होता कि रोजा को और कार्ल लाइब्निट्ज को समय मिलता, तो दुनिया का इतिहास शायद अलग होता। ये इतिहास की और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की और जर्मन रिवॉल्यूशन की बात जब हम कर रहे हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तब लेनिन ने ये कहा कि इंट्रा इंपीरियलिस्ट कॉन्ट्रडिक्शंस है और इंट्रा इंपीरियलिस्ट कॉन्ट्रडिक्शंस के अंदर कैपिटलिज्म अपने आप में इतना वीक होता है कि आप उसको ओवरथ्रो कर सकते हैं। और रोजा लग्जमबर्ग भी यही सोच के कि अभी कैपिटलिस्ट पावर इतना वीक है कि वर्कर्स और सोल्जर्स और मासेस इतने फर्वेंट हैं कि वो आकर के सिस्टम को बदल सकते हैं। मैं केवल ये कहना चाह रही थी, ये खत्म करने के पहले ये कहना चाह रही थी कि आज जो भी कोविड के पैंडेमिक ने वर्ल्ड सिचुएशन बनाई है और जितना पूरा वर्ल्ड कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन स्ट्रक्चर एक तरह के फ्लूइड सिचुएशन में है और बहुत फ्लूइड के साथ साथ फ्रिजिड भी है। जो एम्पायर वेस्ट ने बनाया था अमेरिका के लीडरशिप में, वो अपने आप में बहुत कमजोर है और वर्ल्ड सिचुएशन सारी बदलने के साथ साथ वर्किंग क्लास ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ हैव एन अपॉर्चुनिटी टू think of a new system which is just, which is for world peace, and which provides the people full advantage to develop their personality in entirety as Marx had. 1917 में जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ और प्रोलेटेरियट डिक्टेटरशिप स्थापित हुई रशिया में, तब रोजा ने एक बात कही थी कि डिक्टेटरशिप में
मतलब डेमोक्रेसी की यदि आप बात करेंगे तो डेमोक्रेसी तब होती है जबकि जो अलग व्यूज रखते हैं आपसे उनके व्यूज को भी एक्सप्रेस करने की फ्रीडम रहती है। और यदि उस तरह की फ्रीडम रशिया में नहीं है तो ये सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के साथ में इससे सोशलिज्म जो भी डेवलप होगा वो अपने आप में अच्छा डेवलपमेंट नहीं रहेगा। और फिर जब सोवियत यूनियन में इंडिपेंडेंट स्टेट्स को ये दिया गया कि आप ज्वाइन करिए या ना करिए, इसका भी रोजा ने अपोज किया था। तो इन सारी चीजों को लेकर के ये बात बहुत ज्यादा कही जाती है कि लेनिन और रोजा में मतभेद था और वो बहुत सारी चीजों में एग्री नहीं करते थे और स्टालिन ने बाद में कहा कि रोजा की जो स्टैंड थी वो गलत थी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कोई भी संजीदगी के साथ में सोचने वाला और उतने कमिटमेंट के साथ में रिवॉल्यूशन के बारे में सोचने वाला और लोगों के बारे में सोचने वाले यदि दो लीडर्स होंगे तो उनके आपस में मतभेद होंगे, लेकिन जो रिस्पेक्ट थी उन दोनों की एक दूसरे के लिए उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं थी। और जब रोजा का मर्डर हुआ तो लेनिन ने बहुत ही ब्यूटीफुली कहा, रोजा लक्समबर्ग वाज एन ईगल and eagles sometimes fly as low and even lower than the hens, but hens can never fly high as the eagle can fly. इस बहुत ही ब्यूटीफुल इसके साथ में उन्होंने रोजा के काम के लिए और रोजा के संघर्ष के लिए और रोजा के जीवन के लिए अपनी संवेदना दी थी। ये मजमून रोजा लग्जमबर्ग के लिखे हुए उस संपादकीय का है जो उनका आखिरी लेख भी साबित हुआ। 14 जनवरी 1919 को उन्होंने ऑर्डर प्रिवेल्स इन बर्लिन नाम से यह संपादकीय लिखा था और एक तरह से एक ऐतिहासिक समझ क्रांति के प्रति और क्रांति की नाकामी और कामयाबी के प्रति एक ऐतिहासिक विस्तृत समझ हमें देने का काम किया था। और 15 तारीख को ही उनको कत्ल कर दिया गया। ये मजमून में आपके सामने अनुवाद करके सुना रहा हूँ। ये हिंदी के मुताबिक इसमें थोड़े बहुत फेरबदल हमने किए हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको प्रकाशित भी करेंगे। इस मजमून का शीर्षक उन्वान है बर्लिन में नियम कानून का राज है। वॉर्सो में नियम कानून का राज है। ये सन 1831 में पेरिस चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज को संबोधित करते हुए मंत्री सेबेस्टियानी ने तब कहा जब प्राग के निचले इलाकों पर कहर बरपाने के बाद पास्केविच के लुटेरों के जत्थे पोलैंड की राजधानी पर आक्रमण कर रहे थे ताकि विद्रोहियों का कत्लेआम शुरू किया जा सके। वार्सो में नियम कानून का राज है। इसी बात को पूंजीवादी प्रेस ने जीत के नगाड़े की तरह बजाना शुरू किया। इसी बात का दावा एबर्ट और नॉस्के तथा विजयी जत्थों के अधिकारियों ने किया जिनका स्वागत बर्लिन में पैटी बुर्जुआ भीड़ कर रही थी और अपने रुमाल हिलाते हुए उनका हुर्रे कहकर उत्साह बढ़ा रही थी। दुनिया के इतिहास के सामने जर्मनी के हथियारों की महिमा और इज्जत स्थापित जो हो गई थी, वे जर्मन सैनिक जिन्हें फ्लैंडर्स में बेल्जियम या फ्रांस में अर्गोन भेजा गया था और जिन्हें आखिरकार पराजय मिली थी, वे भी अपनी खोई हुई इज्जत को इस शानदार जीत से वापस हासिल महसूस कर रहे थे। वो शानदार जीत क्या थी? वो शानदार जीत क्या थी? वो शानदार जीत थी फॉरवर्ड्स के अखबार की इमारत में मौजूद 300 से ज्यादा स्पार्टकसवादियों पर जीत हासिल करना। वो दिन जब यश और मकबूलियत हासिल कर चुके जर्मन सैनिक पहली दफा बेल्जियम की सीमा लांघ कर भीतर घुस आए थे और जनरल वॉन एमिच के दिन भी, जिन्होंने बेल्जियम के लियेज शहर को जीता था, इन दिनों के सामने फीके पड़ गए थे जब जर्मन फौजी अधिकारी राइनहार्ट और उसके गुर्गों ने बर्लिन की सड़कों पर दमन और शोषण का भयंकर खेल खेला। सरकार के युद्धोन्मादी सैनिकों ने
मध्यस्थता करने वाले उन लोगों को राइफल के कुंदे से पीट पीट कर मार डाला जो फॉरवर्ड्स की इमारत में मौजूद क्रांतिकारियों से आत्मसमर्पण की अपील कर सुलह की कोशिश कर रहे थे। उन्हें इतना पीटा गया था कि उन्हें पहचान पाना मुमकिन नहीं रह गया था। कैदियों को दीवार से सटाकर खड़ा करके इस बेरहमी से मारा गया कि चारों तरफ हड्डियों, खोपड़ियों के टुकड़े और भेजे की मांस, मज्जा और खून बिखरा हुआ था। पराक्रम के ऐसे कारनामों के बीच भला किसे फ्रेंच, ब्रिटिश या अमेरिकियों के हाथों अपनी शर्मिंदगी भरी हार याद रहेगी। अब स्पार्टकस दुश्मन है। बर्लिन वो जगह है जहां हमारे अधिकारी हमारी जीत की खुशियां मना सकते हैं। और गुस्ताव नोस्के, जो जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का राजनीतिज्ञ था और वाइमार रिपब्लिक का पहला रक्षा मंत्री, वो भी जो मजदूर था, अब वो जनरल है जो उन जगहों पर भी जीत हासिल कर सकता है जहां ल्यूडेनडॉर्फ नाकाम रहा था। आज हम पेरिस में हुआ वो नियम कानून के राज के अनुशासन वाली भीड़ का जश्न याद करते हैं, जब पूंजीपतियों ने पेरिस कम्यून के समर्थकों के समूह कम्यूनार्ड्स की लाशों पर चढ़कर खूब हुड़दंग और हिंसा का तांडव किया था। ये वही पूंजीपति तबका था जिसने प्रशिया से शर्मनाक हार कबूल कर ली थी और राजधानी को दुश्मनों के हमले के लिए छोड़ दिया था। वही तबका नीच, स्वाभिमान रहित कायरों की तरह तलवे चाट रहा था। ओह, पूंजीपतियों के उन चहेते लाड़लों ने, सुनहरे नौजवान कहे जाने वाले उन जवान लोगों ने और फौजी टुकड़ियों के लोगों ने लगभग निहत्थे, गरीब और भूखे पेरिस के सर्वहारा लोगों के खिलाफ, उनकी औरतों और बच्चों के खिलाफ क्या जबरदस्त मर्दानगी दिखाई थी। कैसे इन पराक्रमी सूर्यपुत्रों ने, जो विदेशी दुश्मन के सामने अपने घुटनों पर झुक गए थे, अपना गुस्सा निरीह लोगों पर, जेलों में बंद कैदियों पर और गिरते हुए कमजोर लोगों पर उतारा, और वो भी भयंकर जानवरी बर्बरता और क्रूरता के साथ। वारसा में नियम कानून का राज है, पेरिस में नियम कानून का राज है, बर्लिन में नियम कानून का राज है। हर 50 बरस में दुनिया के किसी न किसी ऐतिहासिक संघर्ष के केंद्र से नियम कानून के राज के रखवाले ऐसे ही समाचार जारी करते हैं, और अपनी खुशी में चूर ये विजेता इस बात को समझने में नाकाम ही रहते हैं कि दरअसल जो भी नियम कानून का राज बनाए रखने के लिए इंसानों के सर काटने होते हैं और खूनी नरसंहार करने होते हैं, उस नियम कानून के राज को भी एक दिन अपने ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचना ही होता है। वो मुकाम उस नियम कानून के राज का खुद का पतन होता है। बर्लिन में हाल में घटित हुआ ये स्पार्टकस सप्ताह क्या था? इस हफ्ते से हमें क्या हासिल हुआ? इससे हमें क्या सीख मिलती है? जबकि हम अभी भी जंग के बीच में हैं, जबकि प्रतिक्रांति अभी भी जीत की गर्जना कर रही है, ऐसे में जो कुछ हुआ उसका हिसाब क्रांतिकारी सरबराह को लेना ही चाहिए और उसके नतीजे की नाप दुनिया के इतिहास के पैमाने से करना चाहिए। क्रांति के पास गंवाने लायक समय बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले की फतहों और शिकस्तों को और अभी तक खुली पड़ी कब्रों और अपनी लंबी छलांग से पीछे छोड़ती हुई अपने महान मकसद की तरफ दौड़ती जाती है। अंतरराष्ट्रीय समाजवाद के योद्धाओं का पहला फर्ज होता है क्रांति के सिद्धांतों और उस रास्ते पर पूरी खबरदारी और होशियारी के साथ चलना। क्या इस संघर्ष में क्रांतिकारी सरबराह की आखिरी फतह की उम्मीद की जा सकती थी? क्या हम एबर्ट शील्डमैन की सरकार को उखाड़ फेंकने और उसकी जगह एक समाजवादी तानाशाही कायम करने की उम्मीद कर सकते थे? अगर हम अपने इर्द गिर्द घट रही घटनाओं पर गौर करें जिनका असर इन सवालों के जवाब पर पड़ता है, तो निश्चित तौर पर नहीं कर सकते थे। क्रांतिकारी मकसद के रास्ते में एक कमजोर कड़ी हमारे फौजियों की राजनीतिक अपरिपक्वता है, जो अपने अफसरान को ये अधिकार दे देते हैं कि वे उनका इस्तेमाल
जनता के खिलाफ क्रांति विरोधी मकसद के लिए कर सकें। केवल इसी से जाहिर हो जाता है कि वक्त के इस मोड़ पर ऐसी कोई क्रांति संभव नहीं थी जो लंबे वक्त तक कामयाब रह सके। दूसरी तरफ फौज की अपरिपक्वता अपने आप में जर्मन क्रांति की अपरिपक्वता का लक्षण है। ग्रामीण इलाकों का हाल यह है कि वहां क्रांति की चेतना अभी बमुश्किल ही लोगों के दिमाग में पहुंची, जबकि वहीं से ज्यादातर साधारण सिपाही आते हैं। अभी तक बर्लिन पूरे देश के बाकी इलाकों से हकीकतन अलग थलग ही है। प्रांतों में जो क्रांति के केंद्र हैं, राइनलैंड, उत्तरी किनारा, ब्रुंसविक, सैक्सनी, वर्टमबर्ग, वे बेशक बर्लिन के मजदूरों के लिए दिल और आत्मा की तरह हैं, लेकिन फिलहाल उनके कदम भी एक साथ मिलकर नहीं उठ रहे हैं। अभी भी उनकी गतिविधियों में कोई तारतम्य, सामंजस्य, एकता नहीं है। वैसा तारतम्य, वैसी एकता और सामंजस्य ही बर्लिन के मेहनतकश तबके की लड़ने की ताकत को किसी भी वक्त की तुलना में, किसी भी और तबके की तुलना में ज्यादा असरदार बना सकते हैं। और फिर आर्थिक संघर्ष, माली लड़ाई, जो क्रांति को राजनीतिक परिपक्वता तक ले जाने का काम करती है, वो आर्थिक संघर्ष अभी अपनी शुरुआती अवस्था में ही। सबसे ये तथ्य निकलता है कि इस वक्त में एक फैसलाकुन, लंबी उम्र वाली जीत की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या इसका मतलब ये हुआ कि पिछले हफ्ते हुआ संघर्ष कोई गलती थी? अगर हम इसे कोई योजनाबद्ध हमला या कोई तख्ता पलट की कार्रवाई माने तो इसका जवाब होगा हाँ। लेकिन ये लड़ाई वाला सप्ताह किस बात से शुरू हुआ? जैसा कि पहले के सभी मामलों में होता आया है, मसलन जो 6 दिसंबर को हुआ और फिर 24 दिसंबर को, वो सरकार की तरफ से बहुत हिंसा के साथ किया गया उकसाने वाला काम था। जैसे बर्लिन की मुख्य सड़क चौसी स्ट्रास पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया, जैसे नाविकों को कत्लो गारत किया गया, वैसे ही इस बार बर्लिन पुलिस मुख्यालय पर हमला वो वजह बनी जिससे आगे की सारी घटनाएं जुड़ती गईं। सरकार ने लोगों को हिंसा करने पर मजबूर कर दिया। इंकलाब अपने आप, अपनी मर्जी से अपने बनाए रास्ते पर जंग के साफ और समतल मैदान में चालाक रणनीतिकारों द्वारा बनाई गई योजना पर विकसित नहीं होता है। इंकलाब के दुश्मन भी अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं और ये एक नियम की तरह क्रांति से ज्यादा वे ही इसका इस्तेमाल करते हैं। एबर्ट शीडमान के खुलेआम किए जा रहे उकसावे का सामना करने पर इंकलाबी मजदूर हथियार उठाने के लिए मजबूर हुए। सही है कि इंकलाब का सम्मान इस बात पर निर्भर करता कि हमलावरों को तुरंत ही पूरी ताकत से पीछे खदेड़ दिया जाता ताकि क्रांति को नाकाम करने की कोशिशों को बढ़ावा न मिल सके। अंतरराष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन में जर्मन क्रांति की नैतिक साख पर कोई छाया न पड़े। बर्लिन की जनता ने जिस तरह तुरंत और अचानक ऐसी ऊर्जा और दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिरोध में भागीदारी की, उससे पहले दौर में सड़कों पर नैतिक जीत निश्चित ही दर्ज हो गई थी। इंकलाब के अंदरूनी और बुनियादी उसूलों में से एक ये भी है कि अगर पहला कदम उठा लिया गया है तो फिर इंकलाब कभी ठहरता नहीं। वो किसी भी अवस्था में निष्क्रिय या फिर शांत नहीं रहता। आत्मरक्षा का सबसे अच्छा तरीका पूरी ताकत से जबरदस्त हमला करना होता है। वैसे तो ये किसी भी लड़ाई का बुनियादी उसूल है, लेकिन इंकलाब की लड़ाई में ये उसूल खास तौर पर सही है। इंकलाब की हर अवस्था में ये बर्लिन की सर्वहारा जनता की अंदरूनी ताकत की ताजगी और सहज प्रवृत्ति थी कि छोटी मोटी मांगे मान लिए जाने पर भी वो खामोश नहीं हुई, बल्कि सर्वहारा ने जल्द ही अपने आप क्रांति विरोधी खतरों को पहचान कर पूंजीवादी प्रेस, अधिकृत प्रेस एजेंसी, फॉरवर्ड्स का दफ्तर जैसी ज्यादातर कमांड पोस्ट अपने कब्जे में कर ली थी। ये सभी कदम जनता ने अपनी इस समझदारी से उठाए थे कि प्रति क्रांतिकारी ताकतें अपनी हार नहीं कबूल करेंगी, बल्कि वो अपनी ताकत का जोर और दिखाना चाहेंगी। यहाँ फिर हम इंकलाब के ऐतिहासिक नियमों में से एक से मुखातिब हैं, जिसके सामने बेचारे
यूएसपीडी किस्म के क्रांतिकारियों की सारी हेकड़ी और अभिजात्य टुकड़े टुकड़े बिखर जाता है। यूएसपीडी के ये क्रांतिकारी संघर्ष से वापसी का बहाना ही खोजते रहते हैं। वो ऐतिहासिक नियम ये है कि जैसे ही क्रांति का केंद्र बिंदु एक बार साफ तौर पर समझ जाए तो फिर वो केंद्र बिंदु बार बार सामने आता रहे। और इस क्रांति में अहम बात थी समाजवाद की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा एबर्ट शीडमैन की सरकार। उसे गिराना क्रांति के लिए सबसे जरूरी काम था। जैसे कुदरत के नियम अपरिहार्य होते हैं, वैसे ही संघर्ष के हर अध्याय में ये समस्या अपने पूरे उरूज के साथ बार बार पेश आती है। भले ही क्रांति उसके लिए कितनी भी कम तैयार हो या भले ही हालात कितने भी अटपके हो। एबर्ट शीडमैन की सरकार मुर्दाबाद, ये नारा हर क्रांतिकारी संकट के वक्त अकेले एक फॉर्मूले की तरह बार बार सामने आएगा ही। जैसे सभी छोटे छोटे संघर्ष मिलकर के एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। क्रांतिकारी प्रक्रिया की शुरुआती अवस्था में ये अंतर विरोध होता है कि जो काम सामने होते हैं उन कामों को पूरी तरह करने के लिए जो हालात जरूरी है वो बन नहीं पाते। इसलिए क्रांति की अनेक छोटी छोटी लड़ाइयां शिकस्तों में, पराजयों में खत्म होती हैं, लेकिन क्रांति के रास्ते में इन लड़ाइयों से बचा नहीं जा सकता। इतिहास का एक नियम यह भी है कि आखिरी तौर पर जीत बहुत सारी लगातार शिकस्तों के कड़ी के बाद बनती है। समाजवाद और आधुनिक युग में हुई सभी क्रांतियों का सारा इतिहास हमें क्या बताता है? वर्ग संघर्ष की पहली चिंगारी यूरोप में सुलगी थी। सन 1831 में लियोन में रेशम बुनने वालों का विद्रोह हुआ था, जिसका अंत एक बहुत भारी पराजय में हुआ। ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन के चार्टिस्ट आंदोलन का अंत भी शिकस्त। सन 1848 में जून के दिनों में पेरिस के सर्वहारा की क्रांति आखिरकार एक बुरी शिकस्त में बदल गई। इसी तरह पेरिस कम्यून भी एक भयंकर शिकस्त में खत्म किया गया। जहां तक इनकलाबी संघर्षों की बात है, समाजवाद का अब तक का रास्ता किसी और चीज से नहीं बल्कि भयंकर भयंकर तूफानी शिकस्तों से बना है। लेकिन इसी वक्त ये कहना भी जरूरी है कि इतिहास कदम दर कदम जरूरी तौर पर अपनी आखिरी जीत की तरफ बढ़ता जा रहा है। इन सारी पराजयों के बिना हम कहाँ होते? इन्हीं पराजयों से हमने अपने ऐतिहासिक तजुर्बे हासिल किए हैं, समझदारी हासिल की है, ताकत हासिल की है और एक आदर्शवाद हासिल किया है। आज जब हम सर्वहारा वर्ग संघर्ष के आखिरी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तब हम उन शिकस्तों से बनी एक पक्की नींव पर खड़े हैं और हम उन सब शिकस्तों के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर शिकस्त ने हमें मजबूत बनाया है, हमारी समझ को पुख्ता बनाया है। इनकलाबी संघर्ष संसदीय संघर्षों के बिल्कुल एकदम उलट होते हैं। जर्मनी में 4 दशकों तक हमने कुछ नहीं, बस संसदीय जीत हासिल की थी। संसदीय संघर्ष में हम एक जीत से दूसरी जीत की ओर चलते जा रहे थे, और फिर जब 4 अगस्त 1914 को ऐतिहासिक परीक्षा की घड़ी आई, तो जो नतीजा था वो राजनीतिक तौर पर और नैतिक तौर पर बेहद शर्मिंदगी भरी शिकस्त का नतीजा था, जिसकी हमारे इतिहास में कोई तुलना नहीं। दूसरी तरफ इनकलाबी संघर्षों ने हमें और कुछ नहीं बस शिकस्त दी है, लेकिन उन शिकस्तों ने एक के बाद एक हमें बार बार आश्वस्त किया है और गारंटी दी है कि हम आखिरी तौर पर भविष्य की मुकम्मल जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उस मुकम्मल जीत तक पहुंचने के लिए भी एक शर्त है, ये सवाल उठाने की कि हर शिकस्त के कारण क्या थे, वो क्यों हुई। क्या वो इसलिए हुई कि जनता जिस ताकत से आगे बढ़ना चाह रही थी, ऐतिहासिक परिस्थितियां उतनी परिपक्व नहीं हुई थी और वो अवरोध बन गई, या फिर ये एक गलत फैसला था, अनिश्चित फैसला था, या ये हमारी भीतरी कमजोरी थी जिसने इनकलाबी उफान को कमजोर कर दिया। दोनों के ही बिल्कुल सटीक उदाहरण फ्रांस की फरवरी क्रांति और जर्मनी की मार्च क्रांति में देखे जा सकते हैं। सन 1848 के पेरिस के सर्वहारा की ताकत
वर्ग संघर्ष के लिए पूरी दुनिया के अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा के लिए एक ऊर्जा स्रोत बन गई थी। उसी साल में जर्मनी की मार्च क्रांति में जो घटनाएं घटित हुई, उसने आधुनिक जर्मनी के सारे विकास में बेड़ियां डाल दी। जर्मन सोशल डेमोक्रेसी के आधिकारिक इतिहास को देखें तो 1848 का वह शर्मनाक प्रदर्शन लगातार जर्मनी की क्रांति की हर कोशिश में गूंजता है और उसने हमें आज इस मुकाम पर ला पहुंचाया है जिसमें हमारे सामने एक भीषण नाटकीय संकट मौजूद है। इस ऐतिहासिक सवाल की रोशनी में स्पार्टकस सप्ताह की शिकस्त को हम कैसे देखें? क्या यह अनियंत्रित क्रांतिकारी ऊर्जा का अपरिपक्व हालात के साथ टकराव था, या फिर यह क्रांतिकारियों का एक कमजोर और अनिश्चय भरा कदम था? स्पार्टकस सप्ताह की पराजय में यह दोनों ही तत्व शामिल थे। इस संकट में दोहरी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। एक तरफ जनता की ताकत, गुस्सा और उत्साह था और दूसरी तरफ बर्लिन के नेतृत्व में कमजोरी और अनिश्चय था। यह नेतृत्व की असफलता थी, लेकिन एक नया नेतृत्व उभर सकता है जनता के द्वारा, जनता में से, और उसे उभरना ही चाहिए। ही से महत्वपूर्ण भाग होती है। आखिरकार वही वो चट्टान होती है जिस पर क्रांति की आखिरी जीत की इमारत बनाई जाएगी। जनता के सामने मौजूद चुनौतियों का सामना करने की ताकत थी। जनता के पास सामने मौजूद चुनौतियों का सामना करने की ताकत थी और ये शिकस्त उनकी ऐतिहासिक शिकस्तों की श्रृंखला में एक नई कड़ी बनकर के जुड़ गई है। ये अंतरराष्ट्रीय समाजवाद के लिए फख्र और ताकत का विषय है और इसीलिए इस शिकस्त से भविष्य की फतह निकलेगी। नियम कानून का राज है बर्लिन में, ऐसा कहने वाले बेवकूफों, ये नियम कानून का राज रेत की बुनियाद पर खड़ा है। कल क्रांति फिर से उठेगी, अपने हथियारों को चमकाएगी और अपने गरजते जलते नगाड़ों के साथ तुम्हें डराते हुए दावा करेगी, मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। रोजा का ये आखिरी संपादकीय है। इसके भीतर कई सारे संदर्भ आते हैं जिन्हें जानने के लिए हमें और चीजें भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज रोजा लग्जमबर्ग की 150वीं जयंती के मौके पर जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ये एक संक्षिप्त प्रस्तुति है ताकि हम जान सकें रोजा लग्जमबर्ग के विचारों को और भली भांति, उनके बारे में दिलचस्पी पैदा की जा सके और उन्होंने क्रांतिकारी ताकतों को आगे बढ़ने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव कंडीशंस होती हैं, क्या वस्तुगत हालात होते हैं, उसे समझने की समझदारी मुहैया कराने की कोशिश की। तो फिर से आज के दिन आप सबको लाल सलाम और शुक्रिया।